हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहा करता था। वह बहुत अमीर था, बहुत सारे उसके खेत थे और घर में उसके नौकर चाकर बहुत थे। वो आराम की जिंदगी जीता था। परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक लड़की थी। वो लड़की बहुत नकचड़ी थी, उसका नाम था माया। वो हर किसी की बेइज्जती कर दिया करती थी। एक बार उनके घर में जो रामू होते हैं वो सफाई का काम करते थे। तो वो जब सफाई का काम कर रहे थे तो उनसे थोड़ा पानी वहां पर फर्श पर छूट जाता है। तभी माया वहां पर आ जाती है और पानी गिरा हुआ थोड़ा सा देख लेती है। वो रामू को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम ठीक से काम नहीं कर सकते। वो कहता है मेम साहब मैंने तो ठीक ही किया था। वो कहती है अभी मेरा पैर फिसल जाता, मैं गिर जाती, मुझे लग जाती तो मैं तुम्हें काम से निकालती हूँ। तुम लापरवाही से काम करते हो। और उसको काम से निकाल देती है। वो बेचारा बहुत गड़गड़ाता है उससे और कहता है मेम साहब मुझे काम से मत निकालो, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखे मरेगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, मुझे काम से मत निकालो। वो कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वहां पर जो उसके पिता होते हैं धनीराम, वो सब वहां पर खड़े होके देख रहे थे, सुन रहे थे। वो जो रामू होता है वो बाहर जाने लगता है। तभी वहां पर धनीराम आ जाते हैं और कहते हैं रामू कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि साहब मुझे छोटी मालकिन ने काम से निकाल दिया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं रह और यहीं काम कर। मैं माया को समझा दूंगा। वो माया के कमरे में माया के पास उसके पापा जाते हैं और उसको समझाते हैं। माया समझने को तैयार नहीं रहती। वो कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से रामू से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रहा है, उसने कभी कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और तुम बहुत बदतमीजी से उससे बात कर रही थी। तुम्हें उससे तमीज से बात करनी चाहिए थी, वो तुमसे बहुत बड़े हैं उम्र में। वो कहती है पिताजी तुम मुझे इतनी उसके कारण मुझे ही उल्टा डांट रहे हो, नौकर के कारण। तो इतने में उसकी माँ वहां पर ममता आ जाती है। ममता कहती है कि क्या हो गया, तुम माया को कितना क्यों बोल रहे हो। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं धनीराम की तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा दिया है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ये इतना बिगड़ गई है और रामू के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, उसको अच्छे से उसके साथ बात नहीं कर रही थी और उसको काम से निकाल रही थी। और तुम्हें इसको घर का काम सिखाना पड़ेगा, इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। ये अब इसको घर का काम सिखाओ, तमीज सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ। और फिर उसकी माँ वो तब तक वहां से माया जो है चली जाती है। उसकी माँ को उसके पिता कहते हैं, माया के पिता कहते हैं कि हमें अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसकी शादी की उम्र हो गई है। उसकी माँ भी कहती है ममता कि ठीक है हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो माया के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि मैंने माया के लिए एक लड़का देख रखा है शादी के लिए। तो माया ममता जो होती है वो कहती है ठीक है आप बात कर लो। तो उसके पिता जो होते हैं, उसके पिता बोलते हैं कि तुम माया को जाके बोल दो कि तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। माया की माँ माया के पास जाती है और उसको समझाती है और उसको कहती है कि माया चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा देती हूँ, कुछ काम करना सीख लो। वो कहती है मुझे किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, इतने नौकर चाकरों के होते हुए मैं खाना क्यों बनाऊँ, मैं कुछ काम क्यों करूँ, वो क्या करेंगे, वो किस काम के लिए रखे हुए हैं। अपनी माँ को उल्टा सीधा जवाब देने लगती है। तो जो ममता होती है वो समझाती है उसको, लेकिन माया समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर ममता माया को बोल के चली जाती है कि अच्छा तुम तैयार हो जाना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तो ये बोल के ममता तो वहां से चली जाती है। माया सोचने लगती है इसीलिए मुझे खाना बनाना सिखा रही थी
अब मजा चखाऊंगी, लड़के वालों को आने दो। और लड़के के जैसे ही मम्मी पापा आते हैं तो वो लोग बहुत अमीर लोग होते हैं, उनसे भी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। उनके कई बहुत खेत होते हैं, बगीचे होते हैं, बहुत बड़ा उनका आलीशान मकान होता है। लेकिन वो बहुत लोग सिंपल होते हैं, उनको दिखावे में कोई भी विश्वास नहीं होता। तो माया उनको देख करके कहती है, जैसे ही माया वहाँ पर आती है, वो लड़के के माँ बोलती है कि बेटा आओ मेरे पास बैठो। वो कहती है हाँ मैं तो बैठूंगी ही, मेरा घर है, मैं मेहमान थोड़े ही हूँ, मेहमान तो तुम लोग हो। और उसकी माँ सोचने लगती है वो कि ये कैसी लड़की है, कैसे जवाब दे रही है। तो वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, आओ बैठो, तुम्हें अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है, घर का क्या क्या काम आता है। वो सोचती है कि अच्छा मेरे घर में तो ये भिखारी लोग आ गए, कैसे लोग आए हैं, इसीलिए मेरी माँ खाना बनाना मुझे सिखवा रही थी। इतने गरीब लोगों के घर में मुझे दे रही है, मैं इनसे रिश्ता नहीं करूँगी। अपने दिल में सोच के उनको कहती है कि मुझे कुछ काम नहीं आता, मैं कुछ खाना बनाना नहीं जानती, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं किसी के घर में नौकरानी थोड़ी ही बन के जाऊँगी। इसका मतलब तुम नौकरानी ढूंढने के लिए आए हो, लड़के की शादी के लिए नहीं आए हो। वो ऐसा जवाब पा करके माया तो वहाँ और कहती है अपने पिता को कि इनको यहाँ से जाने के लिए कह दें और मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। वो अपने कमरे में माया चली जाती है तो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या इसीलिए हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें अपने घर में बुलाया था? हमारे लड़के के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमारे लड़के को तो तुम्हारी लड़की पसंद थी, इसलिए हम उसको देखने के लिए आ गए थे। लेकिन तुम्हारी लड़की हमें ही उल्टा जवाब दे करके चली गई है, अब हम जा रहे हैं। अब उसके जो पिता होते हैं वो सोचते हैं धनीराम कि अब क्या करा जाए। उसके बाद उसको देखने के लिए कई अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सबको ठुकरा देती है। तो उसके पिता जो माया के लिए सोचते हैं कि अब तो इसके लिए कोई भिखारी ही ढूंढना पड़ेगा और भिखारी से इसकी शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी जब ये बात उनकी पत्नी ममता सुनती है तो वो कहते हैं ऐसा मत करो, हमारी एक ही लड़की है, हम किसी भिखारी से कैसे उसकी शादी कर सकते हैं। वो कहते हैं तुम चुप रहो, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और वो लड़के से मिलते हैं और लड़के को और धनीराम की बात होती है और दोनों के दोनों सलाह बनाते हैं। एक दिन उनके घर में एक भिखारी आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो उसको देख करके धनीराम बोलते हैं कि इसके साथ ही मैं तुम्हारी माया शादी करने वाला हूँ, भिखारी के साथ में। माया कहती है मैं इस भिखारी से शादी क्यों करूँ, ये तो भीख मांग कर खाता है। वो कहते हैं कि अगर तुमने इससे शादी करनी है तो करो, अगर नहीं करनी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और मेरे घर से तुम हमेशा के लिए निकल जाओगी। वो डर जाती है और वो कहते हैं मेरा ये आखिरी फैसला है, और वो डर जाती है और कहती है उसको मानना पड़ता है। और उसके पिता जो होते हैं उसकी भिखारी से शादी कर देते हैं। अब भिखारी से शादी करते हैं तो वो उसको माया को लेकर के जाता है। थोड़ी दूर जाने पर माया थक जाती है और कहती है कि मुझसे अब आगे चला नहीं जाता, मेरे लिए गाड़ी लेकर आओ। तो वो कहता है तुम माया भूल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं गाड़ी कहाँ से लाऊं। वो कहती है तुम्हें ऐसे ही पैदल चलना होगा। माया फिर चल पड़ती है और फिर थोड़ी दूर जाकर के कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे भूख भी बहुत लग गई है। तब वो कहता है कि भूख लग गई है, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, घर में चलो, घर में जाके पकाएंगे और खाएंगे, यहाँ पर मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ खरीद के दे सकूं। अब थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें एक फलों का बगीचा दिखता है। माया कहती है कि तुम उस बगीचे में जाकर के मेरे लिए 1-2 फल तोड़ के ले आओ, जिसको मैं खाऊंगी तो मेरी भूख कुछ शांत हो जाएगी। वो कहता है ये बगीचा तुम्हारे बाप का नहीं है, ना ही मेरे बाप का है, जो मैं वहाँ से तोड़ के ले आऊँ मुझे वहाँ से चौकीदार भगा देगा और मैं वहाँ नहीं जाता। अब वो वहाँ से चलो जल्दी घर, और घर जाकर के कुछ पकाना और खाना। वो घर जाते हैं।
थोड़ी दूर चलते हैं, आगे एक झोपड़ी आ जाती है जिसमें वो जो उस भिखारी का घर होता है वो उसमें जाते हैं। और माया को वो कहता है कि अब यहाँ पर जो आटा रखा हुआ है और जो भी चावल आटा जो भी पड़ा है उसको पकाओ और खुद मेरे लिए भी बनाओ। वो कहती है कि मुझे बनाना नहीं आता, ये काम तुम ही करो, तुम ही बनाओ और मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो कहता है कि ये काम मेरा नहीं, अगर खाना है तो बना लो, अगर नहीं खाना तो रहने दो। वो बहुत भूखी होती है। अब उल्टा सीधा वो जैसा उसको आता है वो बनाती है और खाती है, खा करके सो जाती है। जब सुबह उठती है तो भिखारी को उठाती है और कहती है उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सुबह कुछ खाने की आदत है और मुझसे रहा नहीं जा रहा, कुछ लेके आओ। भिखारी कहता है सुबह सुबह कहाँ जाऊं, सुबह सुबह मुझे कौन दे देगा, मैं दिन में जाऊंगा, कुछ मांग के लाऊंगा और फिर तभी हम खाते हैं, तुम कुछ बना लो। वो कहती है कि नहीं, अब मैं क्या करूं, उसे बहुत भूख लगती है और वो थोड़ी देर में भीख मांगने के लिए जाता है और वहां से कुछ लेकर के बासी रोटी लेकर के आता है और उसको देता है और कहता है इसको खा लो। वो कहती है मुझसे ये बासी रोटी नहीं खाई जाएंगी। भिखारी कहता है कि मैं तुम्हारे कहने से एक तो मांगने गया, मुझे जो मिला मैं लेके आया, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो इन रोटियों को खा लूंगा। अब वो सोचती है कि इतनी मुश्किल से रोटी मिली है, क्यों ना मैं इसको खा लूं, ये तो नहीं तो सारी रोटी खा जाएगा और मैं भूखी रह जाऊंगी। वो कहती है कि कैसे खाना है। वो कहता है चाय बना लो और उसके साथ खा लो। भिखारी कहता है कि ठीक है, अब तुम घर में अकेली रहती हो और मैं बाहर मांगने के लिए चला जाता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि कुछ मांग के कुछ करते हैं जिससे दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमें कुछ कमाई होगी तो हमारा जीवन आराम से चल सकेगा। वो कहती है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मुझे कुछ काम करना नहीं आता, मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई हूँ। वो कहता है मुझे पता है, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और तुम भिखारी के साथ रहती हो, तो अगर हम कुछ दोनों मिलके करेंगे तभी हम कुछ खा पाएंगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ फल लेकर के आता हूँ और तुम उसको बेचना। वो कहती है मैं कभी घर से बाहर नहीं गई, मुझे नहीं पता कि कैसे बेचा जाता है। वो कहता है मैं बताऊंगा। वो फल लाता है एक टोकरे में भर के और उसको माया को देता है और कहता है कि तुम इन फलों को लेकर के जाओ और वहाँ बाजार में जा कर के जोर जोर से आवाज़ लगाना, 20 रुपये किलो ले लो, 20 रुपये किलो, लोग आएंगे और तुम्हारे फल बिक जाएंगे। वो ऐसा उठाती है टोकरी मजबूरी में और बाजार चल देती है। वहाँ देखती है बहुत भीड़ थी, सड़क के दोनों तरफ लोग दुकान लगा के अपनी अपनी बैठे हुए थे। उसको वहाँ कहीं जगह नहीं दिखाई देती। वो बीच सड़क में बैठ जाती है अपनी टोकरी लेकर के और आवाज़ लगाने लग जाती है, 20 रुपये किलो आम ले लो, 20 रुपये किलो आम ले लो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसको जोर से कहने लगता है कि यहाँ पर क्यों बैठी हो बीच रास्ते में, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये कोई बैठने की जगह है, सामान लेकर के उठो यहाँ से और कहीं और देखो जगह। वो इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है। वो अपनी टोकरी उठाती है और घर की तरफ चल देती है। जब वो घर जाती है, रोते रोते घर जाती है, जब भिखारी उसको देखता है तो कहता है कि इतनी जल्दी कैसे बेच के आ गई, सारे फल बिक गए क्या? वो कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रो रही हूँ, मैं कैसे फल बेचूं? वो सारी बात फिर उसको बताती है। वो कहता है तुम्हें तो जरा भी तमीज नहीं है, जरा भी अकल नहीं है, बीच रास्ते में कभी बैठने की जरूरत थी, जहां सब बैठे थे बेचने के लिए वहीं तुम्हें भी उनके बगल में बैठ जाना चाहिए था। अब वो कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ और उस दोनों के दोनों फिर टोकरा उठाते हैं। भिखारी टोकरा उठाता है और चल देता है, माया भी उसके साथ। अब उसको वहां पर जाकर के जब वो बताता है कि ऐसे बेचना है
तो वो फिर सोचने लगती है मेरी कैसी किस्मत है, भगवान मुझे किस भिखारी के घर में भेज दिया, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वो मजबूर हो जाती है और वो जो होता है फिर आ जाता है, वो फल बेच के आती है। उसके बाद वो अपना जो भिखारी होता है वो तो चला जाता है भीख मांगने के लिए, लेकिन जो माया होती है वो घर में अपने दरवाजे पर दूसरे दिन बैठी हुई होती है। तभी वहां पर 3-4 औरतें आकर के खड़ी हो जाती हैं दरवाजे के आगे और बातें करने लगती हैं। और वो बोल रही थी कि सेठ के यहाँ पर बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत लोग आएंगे और वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। तो वो जो माया होती है वो सुन लेती है, कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कौन सी दावत में जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो। वो कहते हैं कि हमें वहाँ पर खाना बनाने का काम मिला है, वहाँ पर बहुत सारा लोग आएंगे और बहुत बड़ी वहाँ पर पार्टी हो रही है। वो कहती है मुझे भी ले लो। वो कहते हैं अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो, और अगर नहीं आता तो हमारी बेइज्जती मत करना, हमें भी वो गुस्सा होंगे और काम से निकाल देंगे। वो वहाँ पर जाती है, जब पकवान देखती है बन अच्छे अच्छे, वहाँ के ठाट बाट देखती है तो देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो पकवान देख करके उसको तो बहुत जोर से भूख लगती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ से कुछ खाना ले लूँ और अपने घर ले जाऊँ और दोनों पति पत्नी हम मिल करके खाएंगे। वो एक डब्बे में भरती है और वहाँ से लेकर के खाने को चल पड़ती है। जब वो अपने घर के लिए जा रही थी उसे एक आदमी देख लेता है और पकड़ लेता है, रोकता है, पूछता है तुम क्यों खाना चुरा कर ले जा रही हो, यहाँ से खाना चुराना अच्छी बात नहीं है, चलो मालिक के पास। वो कहती है मेरी मजबूरी है, मैं बहुत 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे आदमी ने भी कुछ नहीं खाया 2 दिन से, और मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। वो आदमी कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मालिक के पास ले जाना होगा। अब वो मालिक के पास उसको लेकर के, माया को लेकर के जाता है। तो माया जब देखती है वहां पर जाकर के उसका आदमी खड़ा है, वो आदमी उसको कहता है कि आदित्य को कहता है मालिक आपके घर से ये खाना चुरा करके जा रही थी और मैंने इसको पकड़ लिया। लेकिन वो देखती है माया कि ये तो मेरा आदमी है, तो वो कहती है ये तो मेरे पति हैं। वो आदमी कहता है नहीं, ये यहाँ के मालिक हैं, इनका नाम आदित्य है और इन्हीं ने दावत दी है, आज इनका जन्मदिन है और इन्होंने अपने जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी दी है। माया का सिर ये बातें सुन करके चकरा जाता है। ये तो भिखारी था, मेरे साथ 4 दिन से रह रहा था और झोपड़ी में रह रहा था। आदित्य कहता है कि माया क्या सोच रही हो, मेरा नाम आदित्य है और मैं ही इस घर का मालिक हूँ, सारी संपत्ति मेरी है। और जब तुम पहली बार मुझे मिली थी तो तुम मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने तुमसे शादी के लिए अपने माँ बाप को भेजा था, तुमने उनकी बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। और तुम्हारे पिता ने और मैंने मिलकर के एक योजना बनाई थी और इसलिए ये नाटक करके मेरे साथ तुम्हारे पिता ने शादी कर दी थी और तुम्हारी ही गलतियों की वजह से सब हुआ और तुमने मेरे माँ बाप को भी अपमानित किया। और वो समझ जाती है कि मैंने बहुत गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और मुझे किसी के लिए इतनी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो अपना एहसास करती है। वो कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें झोपड़ी में रखा कि तुम दूसरों का दुख दर्द समझ सको, गरीबों को समझ सको और किसी के लिए अपशब्द ना कह सको। अब वो कहती है मुझे माफ कर दो और मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और वो आदित्य जो होता है फिर माया को अपने साथ रखता है और वो माया जो होती है आदित्य के माँ बाप से और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है, अपनी गलतियों के लिए पछतावा करती है
और कहती है कि मैं आगे से कभी किसी का अपमान नहीं करूंगी और कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।